दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। दुधारू पशुओं में थनैला रोग की है गंभीर समस्या। अनार के बाग में लगने वाले कीटों का नियंत्रण। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी उचित देखरेख के अभाव में पशु विभिन्न रोगों के चपेट में आ जाते हैं। इन्हीं रोगों में से एक है थनैला रोग, जो कि अधिक दूध देने वाले पशुओं में आमतौर पर देखा जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु दूध देना कम कर देता है। अगर इस रोग का समय से इलाज न किया जाए तो कभी कभी पशुओं के थन भी खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, दुधारू पशुओं में थनैला रोग के कारण लक्षण और इसका निदान क्या है, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह से। दुधारू पशुओं में होने वाले एक महत्वपूर्ण बीमारी थनैला या मास्टाइटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, थनैला एक इस प्रकार का रोग है जिसमें कि पशु के जो अडर है या इसको कहें ओंगरी कहें, उसमें सूजन डेवलप हो जाती है और उस सूजन की कई वजह होती हैं। थनैला रोग बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होता है। इसके अलावा अन्य रोगाणु जैसे विषाणु, कवक, माइक्रोप्लाज्मा इत्यादि भी ये रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया पशु जहां रहते हैं वहां पर गंदगी की वजह से या फिर कभी कभी दूध निकालने वाले हाथों में जीवाणु की उपस्थिति की वजह से फैलता है। आमतौर पर दूध में तथा थनों के अंदर कोई जीवाणु नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ कारणों से जीवाणु थन में प्रवेश करते हैं और ये रोग उत्पन्न करते हैं। थन को लगातार ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि इसमें कहीं कोई सूजन डेवलप, कड़ापन तो डेवलप नहीं हो रहा है। सूजन की वजह से ये होता है कि हमारे जो दूध है वो दूध की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, दूध में छितड़े छितड़े से आने लगते हैं, कहना चाहिए हल्का सा फटने जैसा लगता है प्रारंभिक अवस्था में। जब उसके बाद भी ध्यान नहीं अगर दिया जाता है तो उसमें हल्का सा ब्लड भी आने लगता है। और इस बीमारी की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा थन जो है उसमें कड़ापन या टाइटनेस डेवलप हो जाती है और कुछ समय पश्चात हमारा थन बेकार हो जाता है, मतलब उससे दूध आना बंद हो जाता है। किसान भाई इस पर गौर नहीं करते हैं तो दूसरा थन खराब होता है, फिर जो अडर है उसकी एक साइड पूरी खराब हो जाती है और फिर भी ध्यान नहीं दिया गया तो कई बार पूरे पशु के चारों थन भी खराब हो जाते हैं। थनैला रोग दुधारू पशुओं में खासकर गाय और भैंस के थन में होने वाला एक घातक रोग है जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से फैलता है। अगर रोग के शुरुआती लक्षण को पहचान कर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये थनों को खराब करके पशु के दूध को सुखा देता है। इस रोग की वजह से पशु मरते नहीं, लेकिन थन हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। वहीं ज्यादातर पशुपालक थनैला रोग के शुरुआती लक्षणों को देखकर इस रोग का अनुमान नहीं लगा पाते और वो इलाज में लापरवाही कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि अपने को कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना है। उन विशेष चीज़ों में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे पशु के जो अडर का हेल्थ है या अडर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपन शुरुआत से देखें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम तो ये है कि हमारे पशु का जो अडर है उसको हमें यथासंभव चोट से बचाना है। दूध निकालने वाले व्यक्ति का हाथ अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। थन से दूध पूर्ण हाथ विधि से निकालना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि थन में दूध छूटे नहीं। दूध निकालने के बाद पशु आमतौर पर थक जाते हैं और तुरंत बैठ जाते हैं। हालांकि दुग्ध नलिकाओं को बंद होने में लगभग 15 मिनट का वक्त लगता है। ऐसे में पशुपालक दोहने के बाद पशु को 15 मिनट तक जमीन पर बैठने न दें, तो इससे भी ये रोग होने की संभावना कम हो जाती है। स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग रखना चाहिए।
दूध निकालने से पहले थन एवं अयन को साफ पानी से धोना चाहिए। दूध की पहली धार को जांच लें। सामान्य होने पर ही बाल्टी में दूध निकालें। हर रोज दूध निकालने के बाद थनों को पोटेशियम परमैंगनेट अथवा लाल दवा मिश्रित पानी के घोल से धोना चाहिए। बेहतर होगा यदि लाल दवा युक्त घोल में चारों थनों को 1-1 मिनट के लिए बारी बारी से डुबाएं। सामान्यतः रिकमेंडेशन ये रहती है कि दूध दोने का जो स्थान है वो सूखा और क्लीन रहना चाहिए। तो पशु के दूध दोने से पहले हमको पशु के जो बंधने का स्थान है उसको बहुत अच्छी तरह झाड़ू से साफ कर देना चाहिए। धूल वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही दूध दोहन का कार्य करना चाहिए। या कई बार कहीं खड़ा है तो किसी बांध से अगर उसमें हल्का सा भी कट लग जाए थन में तो उससे क्या होता है कि सूजन डेवलप होने लगती है। जब सूजन डेवलप होने लगती है तो उस समय पशुपालक को चेत जाना चाहिए, मतलब उस समय अलर्ट हो जाना चाहिए। और हमें ऐसे पशु को सबसे पहले तो एंटीबायोटिक मल्लम या लोशन लगाना चाहिए। और उसके बाद में सूजन तो जो मल्लम रहता है, लोशन रहता है, उससे पटक जाती है। और कई बार सुपरफिशियल अगर घाव रहता है ऊपर की सतह पे तो वो भी भर जाता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब कभी ये सूजन बढ़ती जा रही है और उसके कारण थन का जो टीट कैनाल रहती है उस टीट कैनाल में हमको एक कड़ापन महसूस होने लगता है तो हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि थन में मास्टाइटिस होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसके लिए पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करके एंटीबायोटिक का उपचार कराना चाहिए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नेताओं के साथ की चर्चा। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस के अंदर मचाए गुटबाजी और घमासान, कांग्रेस के अंदर खींचतान की बात करने से खुद स्वीकारी। आज रायपुर में आम आदमी पार्टी की विशाल सभा, अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान करेंगे सभा को संबोधित, लोगों के बीच रखेंगे गारंटी कार्ड। कथित पुलिस स्कैम में ईडी ने हाई कोर्ट में दायर किया रिट पिटीशन, स्पेशल कोर्ट रायपुर में अभियोजन परिवार दायर, 11 बनाए गए अभियुक्तों में कांग्रेस के 2 विधायक भी आरोपी। रायपुर और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। अनार की बागवानी प्रदेश के बहुत से किसान भाई करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अनार के बागों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है जो बाग को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर किसान भाई कीटों की पहचान करके समय रहते नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं तो वे बाग में कीटों से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए आप किस तरह से करें कीटों का समय रहते नियंत्रण, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जिसे एक बार लगाने पर कई साल तक फल मिलते रहते हैं। अनार सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक और पोषक तत्वों से भरपूर फल माना जाता है। अनार में मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, ई, फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसके कारण इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है। इसकी बागवानी करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन आज के समय में अनार भी कीटों के प्रकोप से अछूता नहीं है। बदलते मौसम और वातावरण में नमी के कारण कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय पर सही पहचान करके जो बागवान नियंत्रण कर लेते हैं उन्हें अधिक फलोत्पादन मिलता है। रस चूसक कीट। अनार में कई तरह के रस चूसक कीटों जैसे माहो सफेद मक्खी का आक्रमण होता है। ये कीट पौधों की नई शाखाओं और फूलों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है, जिसके कारण फलोत्पादन कम मिलता है। रस चूसक कीट का नियंत्रण। इस कीट का प्रकोप पौधों पर दिखाई देने पर नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें।
इससे कीट नियंत्रण कम न हो तो रासायनिक दवा डाइमिथोएट 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दीमक कीट। अनार के पौधों में शुष्क क्षेत्रों में जड़ों और तनों में दीमक का प्रकोप ज्यादा होता है। इससे पौधे सूख जाते हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। रोकथाम के उपाय। पौधों को लगाते समय प्रत्येक गड्ढे की भराई के समय 50 ग्राम मिथाइल पैराथियोन चूर्ण मिला दें तो इस कीट का प्रकोप नहीं होगा। और यदि बाग में दीमक कीट का प्रकोप हो गया हो तो क्लोरपाइरिफास कीटनाशक दवा सिंचाई के साथ प्रयोग करके इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अनार तितली कीट। अनार की खेती में लगने वाली प्रौढ़ तितली उसके फूलों और छोटे फलों पर अंडे देती है, जिनसे इल्ली निकलकर फलों के अंदर प्रवेश करके बीजों को खा जाती है। इससे बागवान को काफी नुकसान होता है। रोकथाम। बागवान इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर दे। ऐसे में बेहतर होगा कि फलों को नेट या कपड़े से ढककर रखें। इस कीट के नियंत्रण के लिए इंडोकार्ब दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करके इस कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। तना छेदक कीट। यह कीट पौधों के तने में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। इससे निकली फलियां पौधों की शाखाओं में छेद बनाकर उसे नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी तो पूरा पौधा सूख जाता है। रोकथाम। इसके नियंत्रण के लिए छेदों में तार डालकर इनको नष्ट कर दें और तार की सहायता से रुई में केरोसिन तेल या पेट्रोल मिलाकर छेद में भर दें। इसके बाद गीली मिट्टी से छेद को बंद कर देना चाहिए। इस तरह से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है और आगे होने वाला नुकसान से पौधे बच जाते हैं। छाल भक्षक कीट। इस कीट की सुंडी लटलियां अप्रैल से दिसंबर तक अधिक क्षति पहुंचाती है। अनार के पुराने व घने बागों में इस कीट की ज्यादा क्षति पहुंचती है। इस कीट की लटे झल्लियां अनार की झाल शाखाओं या तनों में छेद करके अंदर छिपी रहती हैं। रात्रि में ये इन छिद्रों से निकलकर पौधों की झाल को खाकर क्षति पहुंचाती हैं। कीट नियंत्रण के उपाय। इस कीट से प्रभावित कटी फटी ये छाल या ढीली छाल को हटा दे ताकि वयस्क बीटल अंडे न देने पाए। इसके अलावा सूखी और कीट ग्रसित शाखाओं को काटकर नष्ट कर दे। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर छिद्रों में केरोसिन या पेट्रोल 3 से 5 मिलीलीटर प्रति सुरंग या छिद्र में पिचकारी या इंजेक्शन की सहायता से डालें या रुई का पोहा बनाकर अंदर डाल दें और छिद्र को गीली मिट्टी लगाकर बंद कर दें। शाखाओं पर मिथाइल पैराथियोन 50 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अधिक आक्रमण होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC घोल का लेप तने के चारों ओर लगा दे। कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से तने की 3 फीट की ऊंचाई तक छिड़काव करके कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। बागवान भाइयों, अनार के बाग में कीट नियंत्रण के उपायों में सबसे पहले भौतिक विधि का प्रयोग करें। इसके बाद जैविक विधि से कीट नियंत्रण करें और इन सबसे नियंत्रित न होने की दशा में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फलों की तुड़ाई के बाद दवा का छिड़काव करें और दवा छिड़काव के 1 सप्ताह बाद फलों की तुड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करके बागवान अनार के बाग से अच्छी गुणवत्ता की भरपूर फल उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्पाद घर में घुसकर दंपति से लूटपाट के दौरान महिला से मारपीट, पुलिस ने नहीं लिखी FIR। किन्नरों का वीडियो CCTV में कैद। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के ससुर की मूर्ति का किया अनावरण। प्रतिमा स्थल के पास पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। शिवराज आज सीहोर दौरे पर विकास कार्यों की देंगे सौगात। आदिवासी सम्मेलन में होंगे शामिल। खजूरी माइक्रो सिंचाई परियोजना का करेंगे भूमि पूजन। आज बीजेपी शासित राज्यों से आए 230 विधायकों का प्रशिक्षण। भोपाल के
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य के जो किसान भाई गेंदा की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल पुष्पन अवस्था पर है और गेंदा फूल की अधिक पैदावार लेने के लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, उर्वरक और जल प्रबंधन तथा फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों की रोकथाम आदि। तो गेंदा फूल की फसल में इन सभी कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ सुची गंगवार से। आज हम गेंदे की फसल में किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि गेंदे की फसल को 2 सीज़नों में लगा सकते हैं। एक हमारा खरीफ सीज़न है, दूसरा रबी सीज़न है। जो किसान भाई खरीफ सीज़न में लगाना चाह रहे होंगे वो लगा चुके होंगे, तो आगे की प्रक्रिया में क्या करना है उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक गेंदे की बुआई साल में 3 बार की जा सकती है। खरीफ सीजन में गेंदे की रोपाई आमतौर पर जून जुलाई में करते हैं, लेकिन जहां पानी की उपलब्धता है वे किसान अगस्त तक भी कर सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक फूलने का समय आ जाता है, यानी नवरात्र और दीपावली पर फूलों की आवक शुरू हो जाती है। इससे किसानों का अच्छा मुनाफा होता है और अभी जून में रोपी गई फसल में देखरेख जरूरी है। तो किसान भाइयों, जब हम खेत तैयार करते हैं उसके पहले ही हम इसमें जो है 100 किलोग्राम हमें इसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, 75 किलोग्राम पोटेशियम और 75 किलोग्राम हमको फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आधा जो नाइट्रोजन होता है और पूरा फास्फोरस और पोटेशियम को जो है रोपाई करने के पहले ही खेत में डाल देते हैं, और इसकी आधी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उसको हम 30 दिन बाद जो है डाल देते हैं। इस तरीके से इसकी जो है पूरी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो है गेंदे की फसल में लगती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने जून माह में गेंदा की रोपाई की है, उनकी फसल अभी बढ़वाक की अवस्था पर है। अभी इस फसल में कई तरह के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं। खरपतवार पौधों की उपज व गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, क्योंकि खरपतवार मृदा से नमी और पोषण दोनों चुराते हैं। इसके अलावा कीड़े बीमारियों को भी शरण देते हैं। इसीलिए फसल में 3-4 बार हाथों द्वारा मजदूरों से खरपतवार निकलवा दें और अच्छी गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। अभी चूंकि खरीफ सीजन है तो हमें इतना पानी की डिमांड की ज़रूरत नहीं रहती है, पर अगर 15 दिन तक बारिश नहीं होती है तो बीच में हमें इरिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है, तो उस समय हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। अतः अगर आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो उस समय हमको इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे खेत में जो जल भराव की समस्या बिल्कुल भी ना हो। अगर जल भराव की समस्या होगी तो विभिन्न प्रकार की जो है बीमारियाँ लगेंगी और विभिन्न प्रकार की कीटें लग जाएंगी। तो इस तरीके से जो है खेत में जो हमें थोड़ा सा बिल्कुल भी पानी नहीं भरना चाहिए हमारे खेत में, और जल निकासी की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमें जल निकास के लिए खेतों में नालियाँ बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर नालियों से ही जल का निकास होगा, खेत में जो है थोड़ा सा ढाल दे के अतिरिक्त पानी को एक कोने से जो है खेत के बाहर निकाल दिया जाए और उसको फिर वापस से मेड़ को बंद कर दिया जाए। किसान भाइयों, कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है। अगर हम बात करें गेंदा की, तो इस फसल को कई तरह के रोग और कीटों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इसके कारण फूलों की गुणवत्ता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ उत्पादन में भी कमी आती है। इसीलिए आप इनका समय रहते नियंत्रण जरूर करें। और दूसरा हमारा फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आता है इंसेक्ट का और डिसीज़ का। कई तरीके की बीमारियां जो है हमारे गेंदे में लगती हैं, जैसे कि हमारा पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू बहुत भयंकर रोग है गेंदे की फसल में। इसमें क्या है, पत्तियों की ऊपरी सतह पे पाउडर नुमा सफ़ेद कलर की संरचना बन जाती है। जरा से हवा से झोंके में ये जो पतले कलर की पाउडर नुमा संरचना होती है आपके दूसरे पौधे पे फैल जाती है और तुरंत जो है सारे खेत को इन्फेक्टेड कर देती है। तो इसके लिए हमको बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसान भाई। हमको जो सल्फर जो एक पाउडर आता है फंजीसाइड, उसकी 5 ग्राम मात्रा पर लीटर वाटर में डालकर हमें 15 दिन के इंटरवल में जो है हमको छिड़काव करना है। तो ये तो हमारी रोग की बात हो गई है। अब हम इसमें कीट कौन कौन से लगते हैं उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे इसमें पहले लगता है थ्रिप्स नाम की कीट होती है।
जो पौधों की पत्तियों से जो है इसका रस चूस के उसको ख़राब कर देती हैं। तो इसके लिए हमें डाइमिथाइल 8 नाम का एक केमिकल आता है, उसकी 2 ml मात्रा को पर लीटर पानी में डालकर हम इसका छिड़काव करेंगे। इसके बाद रेड स्पाइडर माइट मकड़ी आती है, ये जो है पूरे फूलों की क्वालिटी को ख़राब कर देती है, बिल्कुल जो है जालेनुमा संरचना बना देती है। तो इसके लिए हमें जो है डाइकोफॉल नाम की दवा आती है, उसकी जो है हमें 1.5 से 2 ml मात्रा को पर लीटर पानी में डालकर हमें उसका छिड़काव करना है। फिर इसके बाद कुछ इल्लियाँ भी आती हैं, अगर इल्लियों का प्रकोप हो जाए तो मेलाथियन या ट्राइजोफास नाम की दवाओं को हम छिड़काव करके इसमें रोक सकते हैं। तो इस तरीके से किसान भाई अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है हम अच्छे से उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हम गेंदे को सिर्फ सजावट के रूप में और पूजा पाठ के रूप में ही नहीं, इसको हम ट्रैप क्रॉप के रूप में ही लेते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं कि हम मेन फसल के चारों ओर बॉर्डर में गेंदे को लगा देते हैं, क्योंकि गेंदे का जो कलर होता है पीला कलर का होता है, नारंगी कलर का होता है, तो इसका फूल जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। आपके दूसरे जो मेन फसल में कीड़े मकोड़े लगते हैं, गेंदा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और आपकी मेन फसल जो है बच जाती है। तो इस तरीके से ये जो है एक ट्रैप क्रॉप का भी काम करता है। तो इस तरीके किसान भाई हम गेंदे का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें अच्छे से उत्पादन प्राप्त होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जारौली, जिला इटारसी के कृषक भरत कुमार ने। ये टमाटर की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भरत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। टमाटर है वो टमाटर आलू एवं प्याज के बाद में तीसरी मुख्य फसल है जो कि अपने भारतवर्ष में उगाई जाती है। टमाटर से किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके ज़रूरी होता है कि हमें सही किस्म का चयन के साथ ही हमें उसके जो कर्षण क्रियाएं होती है उन कर्षण क्रियाओं को हमें अच्छे सही ढंग से हमें अपनानी होती है। ज़रूरी है कि हमें टमाटर की जो सही किस्म का हमें चयन करना आवश्यक होता है। आजकल जो अर्का रक्षक जो किस्म है IIHR बेंगलुरु की किस्म है, ये ट्रिपल रेजिस्टेंट वेराइटी है जो कि बैक्टीरियल विल्ट, अर्ली ब्लाइट और जो अपना टोमेटो लीफ कर्ल वायरस है उनसे रेजिस्टेंट होती है। यानी ये 3 तरह की समस्याएं इस टमाटर में नहीं आती है। बड़ी अच्छी किस्म है। सेमी डिटर्मिनेट टाइप की किस्म होती है। साथ ही अर्का सम्राट भी एक नवीन किस्म है, इसको भी हम लगा सकते हैं। साथ ही हिसार अरुण है सिलेक्शन 7, जिसको काशी अमन, काशी विशेष, काशी अभिमान, काशी अभय, पूसा गौरव, पूसा शीतल, हिसार ललित, ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो रीजन के लिए जो सिफारिश किस्म है उसी का हमें चयन करना होता है। जब हमने सही बीज का चयन कर लिया, बाद में बात आती है पौधशाला प्रबंधन। तो पौधशाला जब भी हम तैयार करते हैं तो या तो हम क्यारी विधि से करते हैं या प्रो ट्रे विधि से हम करते हैं। तो क्यारी विधि से जब हम करते हैं तो टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर के लिए लगभग 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। हाइब्रिड बीज की बात जब हम करते हैं, संकर बीज की बात करते हैं, तो हम जब भी पौध तैयार करते हैं तो हमें उठी हुई क्यारी में हमें पौध तैयार करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, डैम्पिंग ऑफ जो आर्द्र गलन की जो समस्या आती है, आर्द्र गलन की समस्या नहीं आएगी। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। साथ ही हमें यह भी ध्यान देना होता है कि जब भी हम पौधशाला तैयार कर रहे हैं हमें बीजों को उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम किसी फफूंदनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं अथवा जो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो कल्चर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी कल्चर का भी हम 5 से लेकर 8 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए।
जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। जब हमने सही पौधशाला हमने तैयार कर ली तो जब मुख्य खेत में का जो रोपण का जो समय होगा, जो पौध लगाने के लगभग 25 दिन बाद में जब 4 पत्तियां आ जाती है उस समय हम खेत में रोपण कर देते हैं। उसके बाद में बात आती है कि खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो हमेशा जब भी हम बागवानी फसलें लेते हैं, क्योंकि ये जो खाद्यान्न फसलें होती है, खाद्यान्न फसलों की तुलना में ये लगभग 10 गुना अधिक पैदावार देती है। तो अधिक पैदावार मिलती है तो ये अपनी जमीन से खाद एवं जो पोषण जो तत्व होते हैं उनका भी अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि जब भी हम कोई फसल ले रहे हैं तो उससे पूर्व हमें मिट्टी की जाँच अवश्य करवा लेनी चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र अथवा कृषि विभाग से हम मिट्टी अथवा पानी की जांच करवा लेते हैं और उसी के अनुसार ही हमें उसका पोषण का ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो पोषण होता है वो पौधे की बढ़वार के साथ साथ ही उसकी पैदावार के लिए भी उत्तरदायी होता है। कई बार हम देखते हैं कि उसमें फ्रूट क्रैकिंग जैसे फल फटने की समस्या हो अथवा फल छोटे छोटे रह जाते हैं अथवा पैदावार कम मिल पाती है, तो हमें लगभग 20 जो टन अपना FIM है, फार्म यार्ड मैन्योर है, गोबरी खाद है, वो अच्छी सड़ी हुई गोबरी की खाद हमें खेत में मिला देनी चाहिए जब भी हम अंतिम जुताई करते हैं। उसके बाद में जनरली हम बात कर रहे हैं तो लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास हमें प्रति हेक्टेयर की दर से हमें खेत में डाल देनी चाहिए। जो पौधे से पौधे की दूरी की बात है तो हम लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर के आसपास पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। कतार से कतार की दूरी हम लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास में हम रखते हैं। तो किसान भाइयों, ज़रूरी है कि हमें सही किस्म के साथ ही हमें सही जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा और ये जो चीज़ें हम ध्यान में रखें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।